हेलो दोस्त, मैं विनय अपने इस YouTube चैनल CMC मिश्रा फैमिली पर आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हम चाहते हैं ना, यह सिलसिला आगे भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे देश के फ्यूचर हो। आपका ठीक होना ही हमारे देश को ठीक करता है। तो आइए दोस्त, आपके सिलसिला को आगे बनाए रखने के लिए हम उस कड़ी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, जिसे हम कल के लेक्चर में छोड़े थे। हाँ, आपसे हमारी पुरानी रिक्वेस्ट फिर से होगी कि यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हो ना, तो सबसे पहले आप हमारे इन लेक्चर को देख लो, ताकि इनसे और आज के लेक्चर से आप कोरिलेट कर पाओगे और आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। हाँ मित्र, इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ और हिस्ट्री 10th क्लास करके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जिसमें 10th क्लास ऐसे कहें तो यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं। आप चाहो तो उसे देख सकते हो। हाँ मित्र, आज हम मेनली रूप से बात करने वाले हैं ना कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, या ऐसे कहें ना तो मेजनी ने कौन कौन सा प्रयास किया जिससे इटली एक हुआ, इस पर बातचीत करने वाले हैं। तो आइए मित्र, हम मेजनी पर बातचीत करें ना, उससे पहले हम अपने पुराने लेक्चर के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं, ताकि आज के लेक्चर से आप लिंक कर पाएं। मित्र, मैं पुराने लेक्चर में यह बताया था कि इटली के एकीकरण ना हो सके, या ऐसे कहें तो इटली में राष्ट्रवाद फल फूल ना सके, इसका पुरजोर व्यवस्था जो है ना, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में किया था। इसी उद्देश्य से ओतप्रोत होकर वह इटली को कई क्षेत्रों में, ऐसे कहें तो कई छोटे छोटे राजतंत्रों में डिवाइड कर दिया था। ऐसे कहें तो इटली के छोटे छोटे प्रदेशों को कई विदेशी शक्तियों के हवाले कर दिया था। मित्र, आप जानना चाहेंगे क्या? मैं अपने पुराने लेक्चर में ही बताया था कि यदि मेनली रूप से इटली को यदि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें ना, हम चाहेंगे कि आप मैप जरूर देखेंगे। उत्तर वाला जो पार्ट है ना, यानी उत्तरी इटली जिसको कह सकते हैं, इसमें सार्डिनिया, जेनेवा, पिडमोंट यह जो आता है, इसको वह बुर्बो वंश के हवाले, ऐसे कहें तो फ्रांस के हवाले कर दिया था। बीच वाले पार्ट की मित्र मैं बात करूँ ना, जिसमें परमा, मेडुना, टस्कनी आता है, या रोम का जो आसपास का क्षेत्र है, इसको पोप पादरी के हवाले कर दिया था। और नीचे वाला जो सिसिली आप देख रहे हैं ना मित्र, इसको हैब्सबर्ग या ऐसे कहें तो अपने अधीन कर लिया था, ताकि यहाँ के लोग जो है ना, कभी भी किसी भी एक मुद्दा पर एक हो ही ना सके। और जब किसी भी तरह का कॉमन आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती है, तो वहाँ राष्ट्रवाद नहीं आगे बढ़ता है और वहाँ राजतंत्र लंबे समय तक बरकरार रहता है। तो मित्र, मैं अपने पुराने लेक्चर में यही समझाया था। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है, ऐसे कहें तो 1830 की क्रांति जो फ्रांस में होती है, उससे इटली भी अछूता नहीं रहता है। ऐसे कहें तो इटली में भी जन असंतोष जो है आगे बढ़ता है, और इसी का लाभ उठाता है मेजनी। और मेजनी कहें तो उत्तरी इटली और मध्य इटली को एक करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन मित्र फिर से मेजनी को दबा दिया जाता है। ऐसे कहें तो वहाँ के जन आंदोलन को मेटरनिक के द्वारा, या ऐसे कहें तो जो यह विदेशी सत्ता रहती है उनके द्वारा समाप्त कर दी जाती है, और मेजनी वहाँ से पलायन करता है। मित्र, मैं यह अपने पुराने लेक्चर में बताया था। आज मित्र हम बातचीत करने वाले हैं ना कि क्या इटली का एकीकरण का जो सपना मेजनी देखा था, और 1830 की क्रांति से ओतप्रोत होकर के इटली की जो असंतोष रूपी जो जनता थी, उसको लेकर के जो मेजनी आगे बढ़ा था, और ऐसे कहें तो एक प्रकार की हार हो गई, यानी जो वह सपना एकीकरण का देखा था उसे वह पूरा नहीं कर पाया। क्या वह दोबारा प्रयास करता है कि नहीं करता है? तो मित्र, मेजनी उन हार मानने वालों में से नहीं है, वह दोबारा भी प्रयास करता है। तो आइए आज मेजनी पर बातचीत करते हैं, जैसे कि हम बोर्ड स्क्रीन पर मेंशन किए हैं, इसी के माध्यम से समझाते हैं। मित्र, सबसे पहले तो हम मेजनी का परिचय थोड़ा सा बता देना चाहेंगे, और आपके यह बुक का ही क्वेश्चन है ना कि मेजनी कौन था, इसके बारे में बातचीत
आइए करते हैं। तो मेजनी आपकी जानकारी के लिए बताएं कि सबसे पहले तो यह साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचारों के समर्थन के साथ साथ युग सेनापति भी था। मित्र, मेजनी की साहित्यकार होने का आप इस बात से पता लगा सकते हैं ना कि वह अपने क्रांति के दौरान एक बात बड़ा पुरजोर तरीका से रखता है और कहता है कि शिक्षा की वजह से ही या शिक्षा के बदौलत ही विश्व का सबसे बड़ा हथियार बनाया जा सकता है। और स्कूल में शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि आत्मनिर्भर विद्यार्थी पैदा करना, बल्कि स्कूल में शिक्षा का अर्थ यह होना चाहिए कि समाज की सेवा करने के लिए एक सशक्त, मजबूत, एक जिम्मेवार नागरिक बनाना, इस तरह की बातें करता है। तो मित्र, इसके साहित्य होने का बात आप इससे स्पष्ट कर सकते हैं। और एक सेनापति होता है, गणतंत्र में विश्वास रखता है और राजतंत्र को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास भी करता है। मित्र, मैं पुराने लेक्चर में यह भी बताया था कि यह कार्बोनरी संगठन से जुड़ा रहता है और कार्बोनरी संगठन का उद्देश्य ही होता है कि यूरोप में राजतंत्र को समाप्त करना और गणतंत्र स्थापित करना। हाँ, यदि मित्र मैं मेजनी की क्वालिटी की बातें करूँ ना, ऐसे कहें तो इनके गुण की बातें करूँ ना, तो इनमें आदर्शवादी गुण थोड़ा ज़्यादा होता है और व्यवहारवादी गुण थोड़ा कम होता है। अच्छा, ये आदर्शवादी गुण नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अरे जैसे आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन जब बात करने की आती है या उसको धरातल लेवल पर उतारने की बातें होती है तो वो थोड़ा सा आप पूरा नहीं कर पाते हो। ठीक इसी तरह से मेजनी में जो है आदर्शवादी गुण थोड़ा ज़्यादा होता है और व्यवहारवादी गुण कम होता है। या ऐसे कहें तो जो वर्तमान राजनीतिक जो परिदृश्य इटली की थी, इससे यह समझने में असफल रहता है। और मित्र, इसी का परिणाम यह होता है कि दूसरा बार भी जो है ना कहीं मेजनी को असफलता हाथ लगती है। हाँ मित्र, असफलता तो हाथ लगती है मेजनी को, लेकिन इससे इसके कार्य को नकारा नहीं जा सकता है। जानते हैं, यह 1831 में एक प्रकार का संगठन बनाता है जिसका नाम रहता है यंग इटली। और यंग इटली का संगठन का उद्देश्य यही रहता है कि इटली में जो विदेशी शक्तियाँ होती है, ऐसे कहें तो जो विदेशी शासक होते हैं या विदेशी सत्ता के अंदर जो इटली रहती है, उसे समाप्त करना और वहाँ गणतंत्र स्थापित करना होता है। और मित्र, आपके जानकारी के लिए बताऊं कि यह यंग इटली का जो सूत्रपात्र मेजनी करता है, यह इटली को एक करने में अंतों अंत तक साथ देती है। इतना ही नहीं मित्र, या ठीक 3 साल बाद 1834 में एक और संगठन बनाता है जिसको यंग यूरोप के नाम से जानते हैं। और इसका भी उद्देश्य यह होता है कि सिर्फ इटली को ही एकीकृत करना नहीं, इटली में ही एकीकरण करना नहीं, इटली में ही राष्ट्रवाद को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाना नहीं, बल्कि यूरोप के अन्य राष्ट्र जो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, या ऐसे कहें तो यूरोप के अन्य राष्ट्र जो अपने राजतंत्र या ऐसे कहें तो राजा के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका साथ देना, उनका सहयोग देना, या ऐसे कहें तो उन्हें प्रेरित करना होता है। तो इस तरह का काम मित्र मेजनी करता है। और आपके जानकारी के लिए बताऊं कि जैसे ही 1848 की क्रांति होती है, 1848 की क्रांति की बात मित्र मैं यह कर रहा हूं कि जो फ्रांस में क्रांति होती है उससे इटली बिल्कुल अछूता नहीं रहता है। और ऐसे कहें तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर रहता है जिनका नाम रहता है मेटरनिक, 1848 की क्रांति का असर इन पर भी पड़ता है और इन्हें पलायन होना पड़ता है, भागना होता है। और इसी का लाभ उठाकर ऐसे कहें तो जो इटली में जन आंदोलन हो रहे थे या जो जनता में असंतोष फैली थी, इसके लिए तरह तरह के जो इटली में आंदोलन हो रहे थे, इसका लाभ उठाकर एक बार फिर से मेजनी सामने आता है और फिर से इटली को एक करने के लिए जबरदस्त प्रयास करता है, पुरजोर कोशिश करता है। लेकिन मित्र, एक दुखद बात यह होती है कि यह अपने ही मतभेद के चक्कर में ऐसे कहें तो इनमें विचारों का टकराव इतना ज़्यादा होता है इटली में कि फिर सफलता हाथ नहीं लगती है। मित्र, जानना चाहेंगे कि विचारों का टकराव क्या होता है? तो मित्र, मैं जानकारी के लिए बताऊं कि इटली का जो ऊपर वाला भाग है ना, या कहें तो उत्तरी इटली जो होती है ना, जो शासक के अधीन रहती है,
शासक की मित्र मैं बात करूं तो एल्बर्ट के अधीन रहती है। अरे वहीं पिडमॉन्ट सार्डिनिया की बातें मैं कर रहा हूं। तो यह चाहते हैं ना कि पूरा इटली इनके शासन के अंदर आकर के पूरे इटली की जो अन्य राज्य हैं या पिडमाउंट और सार्डिनिया में आकर के विलय करें। यानी यह अपने राजतंत्र को बरकरार रखना चाहते हैं। यदि इटली की बीच वाले की मित्र मैं बात करूं ना, परमा, मेडोना, टस्कनी, रोम, जो पोप के अधीन रहता है, तो ये पोप चाहते हैं कि नहीं, पूरा इटली धर्म से ओतप्रोत हो करके एक धर्म राज्य का निर्माण करें। यानी पूरा इटली जो है ना, यह धर्म के अंदर में आए। और मेजनी तो चाहता ही है मित्र कि यदि इटली की जनता की भलाई करनी है, इटली को अगर एक सूत्र में बांधना है, तो इटली का एकीकरण करना, ऐसे कहें तो उत्तरी इटली से लेकर मध्य इटली होते हुए दक्षिणी इटली को उसके अधीन में एक करना और वहां गणतंत्र स्थापित करना होता है। तो मित्र, एक इटली को एक करने के लिए यह तीन विचार काम कर रही होती है। ऐसे कहें तो वहां की जनता जो है तीन हिस्सों में बटी होती है। और मित्र, आप जानते हैं जिस तरह हमारे भारत में 1800 आंदोलन का क्रांति 1858 की जो क्रांति होती है ना, सिपाही विद्रोह, जिस तरह से सफल नहीं हो पाती है क्योंकि वहां की जनता के विचार अलग अलग होते हैं, ठीक उसी तरह से मित्र यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। मेजनी को पुनः हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सिपाही विद्रोह को भुलाया नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह से इटली के एकीकरण में या जोसेफ मेजनी को भुलाया नहीं जा सकता। और मित्र, हम कल के लेक्चर में बतलाएंगे कि भले मेजनी का तो पलायन हो गया, लेकिन इटली के एकीकरण में काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, ऐसे कहें तो विक्टर एमनुअल जो है वह मेजनी के ही कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कहें तो इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण की जो शुरुआत होती है वह कहीं ना कहीं उसको बल देने का काम मेजनी किया होता है। तो मित्र, कल के लेक्चर में बात करेंगे ना कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण क्या रहा, या ऐसे कहें तो विक्टर एमनुअल, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के बारे में बातचीत करेंगे, या इन लोगों का क्या योगदान रहा, इस पर बातचीत करेंगे। तो मित्र, आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत सत नमन। ओके, बाय, थैंक्स।